नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जायसवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हम एमपी टेक वर्ग 2 के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लाए थे और उसी के चलते हमारी पहली क्लास हो चुकी थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। आइए, आपको आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों। दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इसमें से खरीफ फसल कौन सी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हमको पहले हाईलाइट कर लेना है। इसमें से बोल रहा है कि खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है, मतलब हमको इसमें राबी क्रॉप के बारे में जानना है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है दोस्तों? जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, अगर हम राबी और खरीफ फसलों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो जो राबी फसल होती हैं दोस्तों और जो खरीफ फसल होती हैं, इसका हम देखेंगे कि कौन से टेम्परेचर होते हैं, रेनफॉल क्या होती है और इसमें जो क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन सी इसमें ग्रो की जाती है। तो दोस्तों, जो इसका टेम्परेचर रहता है राबी क्रॉप्स का, ये 10 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो इसमें रेनफॉल की ज़रूरत होती है दोस्तों, कम से कम 100 या फिर 125 100 टू 125 सेंटीमीटर इतनी इसमें रहती है। और जो इसमें क्रॉप्स राबी फसलों में बोई जाती है दोस्तों, इसमें वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया और बार्ले हो गया। तो इसमें जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर जिसको बोलते हैं दोस्तों, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब फसलें जो होती हैं हमारी राबी क्रॉप के अंदर आती हैं। और जो जो खरीफ क्रॉप होती है दोस्तों, उसमें हम जो टेम्परेचर रहता है इसका जो टेम्परेचर रहता है दोस्तों, 25 से लेके 30 डिग्री या 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और जो रेनफॉल इसमें हमको चाहिए होता है दोस्तों, 100 डिग्री से लेकर के वो 100 सेंटीमीटर से लेकर के दोस्तों 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और जो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें मिलेट्स होती हैं और राइस हो जाता है दोस्तों, और अलग अलग जैसे मेज हो गया, कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, पैडी हो गया, जो राइस के अंदर ही आता है। तो मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच टाइप ऑफ कुकिंग मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, किस प्रकार की खाना पकाने की विधि में संपर्क द्वारा ठोस वस्तुओं के माध्यम से गर्मी स्थानांतरण की जाती है। आपका 4 ऑप्शन है दोस्तों। 4 ऑप्शन में सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि जो जहां से हमारी हीट निकलती है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। आपको स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल होगा दोस्तों। तो इसका जो हमें जो गर्म करती है पानी को, उसको हम रेडिएशन के माध्यम से करते हैं। जो जिसमें जो ये पतीला है, ये जो जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन सा जो ऑब्जेक्ट होता है, ये कन्वेंशन मेथड के द्वारा हीट होता है। और जो हम जिसमें पकड़े हुए हैं, ये किस माध्यम से पकड़े हुए हैं, कंडक्शन माध्यम से पकड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि चालन विधि के द्वारा हम सॉलिड चीजों को, ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में हम इसको कुकिंग मेथड में यूज कर सकते हैं हीट रेजिस्टेंस के रूप में दोस्तों। फिर ये आपका ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ये काफी बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको देखना है कि ये जो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको घबराना नहीं है, फिर डरना नहीं है। इसमें देखना है ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, अभिकथन और कारण की क्वेश्चन है। इसमें 2 ऑप्शन दिए रहते हैं दोस्तों, इसमें से हमको पता करना होता है कि सही आंसर कौन सा होता है। तो आप ये क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है बोथ ए आर एंड करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी है ओनली ए इज करेक्ट, ओनली आर इज करेक्ट। तो दोस्तों,
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन बता रहा है, बोल रहा है कि द इक्विपमेंट इन अ फ्रूट प्रोसेसिंग रिफर्स टू प्रोसेस मशीन component system used to cook, handle, packaging, prepare और store food of food products। ये ऑप्शन पहला हो गया। और इसका रीजन क्या दे रहा है, although this equipment is primarily aimed towards the consumability, preservation, palatability, few pieces of equipment also perform auxiliary or main function such as a preparation, handling and packaging। अब ये पैकेजिंग और हैंडलिंग की बात कर रहा है, लेकिन उसमें वो स्टोरेज की बात कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन दोनों तो सही है ऑप्शन, लेकिन इसमें से जो सेकंड रीजन है, इस प्रॉपर रीजन इसका नहीं है, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर सेकंड को ही प्रेफर करेंगे दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। कैसा, ठीक है दोस्तों। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेड इज प्रिपेयर्ड बाय द स्टीमिंग। हम इसमें बोल रहा है कि जो हम ब्रेड तैयार करते हैं भाप के माध्यम से, इसमें से कौन सी ब्रेड है जिसमें हम तैयार करते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों है दोस्तों, ये हम डिस्कस करते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों, आप सभी इंडिया से होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। एमपी टेट वर्ग 2 की जो तैयारी इंडिया में ही कराई जा रही है, तो हम देखेंगे कि जो ये हमारा ढोकला होता है, जो राजस्थान का काफी ज्यादा फेमस है ना, ये डिश होता है, जो कि हम इसमें ग्राम होते जो चना का जो पीस करके बनाया जाए बेसन, और उसको केक फॉर्मेट में स्टीम किया जाता है। उसके द्वारा ये गुजरात का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिश के रूप में जाना जाता है ना दोस्तों। एक नरम, है ना, और ये स्टीम बेक, और स्टीम एंड बेक क्या होता है दोस्तों, स्टीम मतलब ये ऐसा होता है दोस्तों, इसको हम भाप के माध्यम से तैयार करते हैं। और जैसे अलग अलग ऑप्शन थे इसमें, है ना, इसमें हम ऑप्शन को देखते हैं, जैसे फुल्का हो गया, पूरी हो गया, तो ये फ्राई करने वाली चीजें होती हैं ना, तो इसको हम स्टीम के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हम स्टीम के द्वारा इसमें से कौन सा है जिसको हम तैयार करते हैं ना। तो जो खमान हो गया दोस्तों, खमन जो बोलते हैं, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। इसमें बोल रहा है कि ग्रोथ का या फिर वृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें हमको जो नेगेटिव वर्ड है इसको हमको हाईलाइट कर लेना है, नहीं, नॉट। फिर इसमें हम देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसमें बोल रहा है कि नहीं कौन है ना, इसमें ग्रोथ कौन सा नहीं होता। जैसे इंक्रीज इन मास, है ना, हमारे जो द्रव्यमान है, जो मोटापा है, ये बढ़ता है जैसे हम बढ़ते जाते हैं। साइज जो होती है, हम छोटे से बड़े होते हैं ना, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी लेंथ बढ़ती है। मेजरेबिलिटी, मापनीयता भी बढ़ती है हमारी, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ऐसी चीज है दोस्तों, ये हमको जन्मजात मिलती है। इसमें अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस वैसी की वैसी रहेगी, हम इसमें अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारा एंड्रॉयड फोन होता है, अगर हमारे एंड्रॉयड फोन में वर्जन जो है 15 है, तो अगर उसको हम अपडेट नहीं करेंगे, जिससे 16 वर्जन आ चुका है एंड्रॉयड में, तो वो हमारे लिए मतलब लैग करेगा, हैंग करेगा, है ना, प्रॉपर ऐप उसमें काम नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन जो नंबर सी है इस हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इंक्रीज जो इंटेलिजेंसी है, ये हम कैसे तैयार करते हैं, या फिर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हमारी जो बौद्धिक विकास है वो नहीं बढ़ पाती है दोस्तों। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे दोस्तों। ये बोल रहा है कि वाई कैन नॉट रिप्रोडक्शन बी कंसिडर्ड एज अ एसेंशियल फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, है ना। तो इसमें जो प्रजनन को सजीवों का अनिवार्य लक्षण क्यों नहीं माना जाता। अब इसमें भी वही दोस्तों कि इसमें ऑप्शन जो नेगेटिव वाले हैं, तो इसको हम कैसे सही करेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों सभी लोग। इसका सही ऑप्शन दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें भी वही है, ये सब रिप्रोडक्शन के टॉपिक है दोस्तों। जब हम अपनी क्लासेस या फिर जब हम अपना फाउंडेशन कोर्स लाएंगे, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, विशेषताएं होती हैं, ये सब क्या क्या होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है।
कि मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये भी गलत है। सही है दोस्तों। नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट आर आल्सो कैपेबल टू ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये अपने आप में मतलब रिप्रोडक्शन होता रहता है इनमें दोस्तों। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ स्मॉल रिप्रोडक्टिव फेज देयर लाइफ, है ना, किसी की जो फेज होती है रिप्रोडक्शन की या फिर प्रेगनेंसी दोस्तों, तो वो सबकी अलग अलग रहती है, मेढकों की कम रहती है, जैसे ह्यूमंस की जो हमारी होती है वो 9 मंथ्स रहती है ना दोस्तों। तो इसका हिसाब से आंसर नंबर बी इसका सही होगा। आइए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्टेट ऑफ मैटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं है ना। तो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं है, कौन सा नहीं है ना, डू नॉट हैव। तो हम आपको डिस्कस किए थे कि आप प्रीवियस क्लास में कि जो सॉलिड होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड शेप में होते हैं, जो लिक्विड होते हैं फिक्स्ड शेप में तो होते हैं बट वो मूव ऑन कर सकते हैं, और जो गैसियस होते हैं वो फिक्स्ड शेप में नहीं होते दोस्तों, और वो फ्रीली मूव इधर से उधर करते रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गैस जो होता है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये हमारे सराउंडिंग में ऑटोमेटिकली मूव ऑन करते रहते हैं और इनका कोई शेप भी नहीं रहता। आप बता सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो हवा है ये आप दिखा सकते हैं मेरे को, या फिर आप इसका जो शेप है आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि इसका कोई शेप है ही नहीं, है ना, तो हम या आप कोई भी नहीं बता सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना दोस्तों। ये आप देख सकते हैं जो दोस्तों मैंने पीपीटी लगाया था कि जो हमारा गैस होता है ये फ्रीली मूव करता रहता है, इसका कोई शेप नहीं होता है ना। जैसे ये हमारा देख सकते हैं गैस हो गया, है ना, जैसे ये क्लाउड जो रहते हैं, और है ना एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट इज द चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे। इसमें ये बोल रहा है दोस्तों कि डायरेक्ट हम अगर सॉलिड से गैसियस पे चेंज करवाते हैं किसी भी मैटर्स को, तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है दोस्तों, है ना। इसका भी काफी ज्यादा आसान आंसर है, मैं आपको मैं समझाता हूँ नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड लगी है उसके माध्यम से। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और जो गैसियस होता है। तो जो सॉलिड होता है हम इसको कंसीडर करते हैं कि आइस के फॉर्म पे, है ना। आइस को जब हम मेल्ट करेंगे एक निश्चित टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम फर्दर इसी को और लिक्विड को और हीट करेंगे तो ये एक क्लाउड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। और अगर हम गैस को कंडेंस करेंगे या फिर हम ठंडा करेंगे या फिर फ्रिज में माध्यम से, या फिर उसको हम कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा गैस। और अगर गैस को जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है उसको अगर हमको सॉलिड फॉर्म में करना है तो उसको हमको फ्रीज करना पड़ेगा या फिर हमको आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये तो जान गए ना कि मेल्टिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। लेकिन दो कॉन्सेप्ट और होते हैं दोस्तों जो आपको सभी को जानना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन सभी कर लेंगे, लेकिन जो अलग होता है दोस्तों इसमें बोल रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट हमको गैस में कन्वर्ट कर देना। तो इसका जो ऑप्शन होता है सही आंसर सब्लिमेशन, और जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में करता है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, है ना दोस्तों। तो आप ये सब समझ गए होंगे, तो आप इसका आप आंसर आसानी से कर सकते हैं कि जो सॉलिड है उसको हम डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि है ना जब तक आप आंसर नहीं बताएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है ना दोस्तों। आपके स्क्रीन पे 9th क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ हाइलोजन। इसमें बोल रहा है कि हाइलोजन इनमें से कौन सा है, कि सोडियम है हाइलोजन, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, या फिर आयरन है ना दोस्तों। हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम पढ़ेंगे कि
जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हम देखेंगे कि मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटोलॉइड्स क्या होता है, हैलोजेंस क्या होते हैं, आइडियल जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। तो इसको मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ, आपको प्रॉपर विजुअल होगा दोस्तों। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें 18 पीरियड और 7 जो ग्रुप होते हैं, है ना। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये पहला पार्ट है ये हमारा मेटल हो जाता है। इसमें फिर हम ये वाला पोर्शन है इसको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ये फिर अदर मेटल्स होते हैं, ये वाले नोबल गैस होते हैं, ये जो हाइलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब जो होते हैं ये हमारे हाइलोजेंस होते हैं। तो जो 17 एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर क्लोरीन होगा, सही है ना, क्योंकि हाइलोजन इनमें से यही है। सोडियम भी अलग है दोस्तों आंसर, और आयरन ये मेटल के अंदर आता है, मैग्नीशियम, क्लोरीन। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये हाइलोजन के बारे में डिस्कस कर रहा था हमारे पीरियोडिक टेबल से। आइए मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक बोर्ड पे ये रहा, जो 10th क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें से जो 4 ऑप्शन है, ये भी 4 इक्वेशन दी गई है आपके बोर्ड पे। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है ना। ये दोस्तों केमिकल इक्वेशन टॉपिक से, केमिकल इक्वेशन ऑफ बॉन्डिंग की टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एमपी टेक्ट वर्ग 2 में पूछा गया दोस्तों, है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये क्यों होगा दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और जो ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है। तो हमको अगर बैलेंसिंग करनी है तो हमको एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को एक चाहिए होगा, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन को डोनेट करना, मतलब रिसीव करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को भी कंप्लीट कराने के लिए उसको एक डोनेट करना पड़ेगा। तो जो हमको एक, जैसे अब इसमें है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाकर के H2O बनता है। अगर ये ऐसा ऑप्शन आता है दोस्तों तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमको इसको कंप्लीट कराना, तो इसको हम अगर 2 हाइड्रोजन करेंगे तब जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब जैसे इसको हम सेकंड कर दिए तो इसमें एक तो कम हो गया था ऑक्सीजन, है ना, तो इसको हमको 2 और लाना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 और लगा दिए, तो इससे हम उधार ले लिए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पास हमारा जो सही इक्वेशन है ये फॉर्म नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पास इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पास 2 लगाना पड़ता है हमको, या फिर डोनेट करना पड़ता है ऑक्सीजन से, या फिर हमको रिसीव करवाना पड़ता है ना, रिसीव करना पड़ता है हाइड्रोजन के लिए, है ना दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दोस्तों ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, हम इसको डिस्कस करेंगे पूरा ब्रीफली। आप घबराइए नहीं दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि इसकी जो पात्रता परीक्षा की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जल्द ही इसके एग्जाम होंगे, है ना। तो उसके लिए हम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आइए हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विच एसिड इज यूज्ड इन अ कार बैटरीज। कार की जो बैटरियां होती हैं दोस्तों, उसमें कौन सा एसिड यूज्ड होता है। तो आप सभी को पता नहीं होगा दोस्तों कि कार में जो बैटरियां रहती है, फिर आम तौर पे बैटरी रहती है, जैसे हमारी मोबाइल पे बैटरी जो रहती है वो तो अब लिथियम की आने लगी है, लेकिन जो हमारी कार की बैटरी रहती है, फिर बड़े बड़े ट्रकों की बैटरी रहती है, वो सभी लिक्विड फॉर्म में चलती है। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ही बैटरी, जो कार की बैटरी है या फिर अलग बैटरी होती है जो लिक्विड वाली होती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही डाला जाता है दोस्तों। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से जो हमारे 4 ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या फिर पायरिडीन, इनमें 4 ऑप्शन में से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या, कौन सा है, या फिर सही ऑप्शन क्या है दोस्तों। इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोस्तों ये सब हम केमिस्ट्री में आराम मतलब पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये एज अ जनरल नॉलेज के रूप में होना चाहिए
कि हम देखेंगे कि बेसिक नेचर का एसिड कौन सा होते हैं और एसिडिक नेचर का एसिड कौन सा होते हैं, जो कि हम अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों हम अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज न्यूट्रल। अब इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रल, ये तो अपन डिस्कस कर चुके थे आई थिंक, चलिए फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्तों, कि न्यूट्रल जो है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है ना, या फिर वाटर का, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो वाटर होता है इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 आता है, और उसी को हम कंसीडर करते हैं कि जो 7 है वो न्यूट्रल ही पीएच वैल्यू है किसका, वाटर का। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों इसका कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आपको चार्ट दिख रहा होगा कि वाटर का जो है ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो 7 के इंडिकेशन में इंडिकेट करता है। फिर अगर हम एसिडिक में जाएंगे तो जैसे कार की बैटरियाँ हो गई, ये एसिडिक नेचर की होती हैं, और लेमन हो गया, टमाटो हो गया, मिल्क होता है, ये सब एसिडिक नेचर के लिए होते हैं। और जो हमारा जो अल्कलाइन नेचर होता है दोस्तों, जैसे अगर हम बर्तन धोते हैं उसका जो वेस्टेज रहता है, सोप का जो होता है, टोमेटो में स्टमक में जो हम टेबलेट खाते हैं उसका जो पीएच रहता है वो भी एसिडिक रहता है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसका भी दोस्तों जो नेचर होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो अल्कलाइन ही होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14th नंबर क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द डे ऑन द अर्थ, है ना, कि पृथ्वी पर एक दिन की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। आप सभी इसका जनरल तौर पे ही आंसर दे सकते हैं, ये एज किसी टॉपिक से नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स वाला टॉपिक है उसमें अर्थ की रोटेशन जो है, रेवोल्यूशन जो है, वो कितने डेज में होती है या फिर कितने आवर्स में होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एमपी टेट या ईएसबी, तो वो कहाँ तक डेप्थ है इसकी, कैसे मतलब पैटर्न है इसका, आपको सभी पैटर्न से रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि आप जब हम आपको अपनी फाउंडेशन कोर्स में लॉन्च करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हमको किस डेप्थ तक में जाना है या फिर हमको कहाँ तक पढ़ना है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 23 घंटे और 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स में हमारा जो पूरा जो अर्थ है वो रोटेशन करता है। डे और नाइट जो होता है ना दोस्तों, ये इसी की बात कर रहा था। रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों वो ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, कि जो हमारा पूरा जो अर्थ है वो जो रिवोल्यूशन करती है ऐसे पूरी, जैसे ये सन हो गया तो इसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करती है, और जो रोटेशन होता है दोस्तों कि वो 24 घंटे में पूरा रोटेट करती है अपने ही स्थान पे, जो उनकी एक्सिस होती है दोस्तों अर्थ की, उसी भी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो वही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये मेजरमेंट या फिर स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखा जा रहा है कि इसमें से सही जो है ना, सही संबंध इसमें किसमें दर्शाया जा रहा है। तो हम सभी मैथ में पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, है ना। ये फिजिक्स का टॉपिक है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। टाइम अपॉन डिस्टेंस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम कर देंगे ये भी गलत हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इंटू टाइम ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना दोस्तों। अगर इसको हमको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट जो इसका करेक्ट जो सिक्वेंस है ये हमारा ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आप पढ़े ही होंगे मैथ में या फिर फिजिक्स में कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसमें पूछ रहा है कि तारों की जो विभिन्न समूह होती है उसके द्वारा बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं, या फिर विभिन्न जो पैटर्न बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, है ना दोस्तों।
आपको मैं एक PDF दिखा रहा हूँ दोस्तों, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मीटियोर्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, है ना, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको जो विजिबल होगा स्क्रीन पे कि जो कॉमेट होते हैं, ये आईसी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े मान लीजिए दोस्तों, है ना। तो जो आईसी जो गैस होते हैं ना, आईसी मतलब जो पत्थर होते हैं वो बर्फ के फॉर्म में होते हैं, तो इसी को हम लोग कॉमेट्स बोल देते हैं। और जो मेटियोर्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, ये रॉकी होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और जो एस्ट्रॉइड होते हैं, ये थोड़ा जो मीटियोर होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, ये इनसे छोटे होते रहते ही हैं। दोनों क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में है, रॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वही होते हैं, बट इसमें कॉमेट में क्या अंतर है कि ये आईसी फॉर्म में होता है, और जो एस्ट्रॉइड ये मेटेरियल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, है ना दोस्तों। और जो ये हमारे छोटे छोटे तारे जैसे दिख रहे हैं, इसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं ना, तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमारे यूनिवर्स से टॉपिक से पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है, तो सबसे मतलब तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। देखिए ये हमारा ये सन हो गया, है ना, रेड सन हो गया ये दोस्तों ये। फिर पहला जो ग्रह होता है मरकरी, है ना, पहला ग्रह जो होता है दोस्तों मरकरी, जो ये ऑर्बिट आपको दिख रही है, इसके ऑर्बिट में जो पहला ग्रह है मरकरी। फिर है दूसरा ग्रह है वीनस, और तीसरा ग्रह है जो हमारा अर्थ है। जो हमारा मून है ये आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर आता है, जिसको हम मून मानते हैं ना। जैसे आर्टिफिशियल सन होता है, आर्टिफिशियल मून होता है, या आर्टिफिशियल प्लेनेट होते हैं, आर्टिफिशियल जो बनाई गई हो, नेचुरली आर्टिफिशियल, है ना। अगर हम मैन के द्वारा बनाई जाती है तो आर्टिफिशियल और मैन मेड हो जाता है, लेकिन ये नेचुरली रूप से बनी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी क्लास लग रही है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं वो भी आप बताइए, है ना। क्योंकि पिछली क्लास जब अपलोड किया गया था तो उसमें कमेंट आ रहा था कि क्लास जो है हमारी क्वेश्चन जो है प्रॉपर विजिबल नहीं है, पीपीटी भी प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही है। तो सभी चीज़ों को हम जो सभी हमारी दिक्कतें थी, ये भी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, सभी हम रिसॉल्व कर दिए चुके हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो हमारा 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि हम एक टॉपिक एनसीईआरटी ने जोड़ा है कि मशीन चैप्टर, उसी चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी है 6th लेके 10th क्लास तक, उसमें हमारे जो एमपी टेट वर्ग 2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं। तो हम अपने जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पैटर्न है, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि एनसीईआरटी क्योंकि गवर्नमेंट बुक होती है, और क्वेश्चन जो फॉर्म में होते हैं इसी गवर्नमेंट बुक से होते हैं। तो जो आपका पूरा कंटेंट रहेगा दोस्तों, सभी एनसीईआरटी बुक से रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसका लीवर ऑप्शन सही कैसे है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक लीवर का एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं कि आप कभी बैठे होंगे दोस्तों कि झूला होता है ना ग्राउंड पे, उसमें एक साइड आप बैठ सकते हैं, एक साइड आपके फ्रेंड्स बैठ सकते हैं, और बीच में ऐसे आयरन का पिलर होता है, जिसमें दोनों जो बीम होती है हमारी, वो इसमें अटैच्ड रहती है। तो जो अटैच्ड रहती है, जो ये प्रोसेस होती है पूरी, इसमें से हम नीचे पुश करेंगे तो ये वाला जो लोड है ऊपर चला जाएगा, आपके दोस्त ऊपर चले जाएंगे। आपका दोस्त अगर नीचे करेगा तो आपका जो एफर्ट है लो होगा और आप नीचे चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीवर। अब जैसे पुली जो होता है ना, हम जैसे जो जिम वाले बंदे होंगे तो वो देखते होंगे जब जिम में जाते होंगे, ऐसी एक चक्री होती होगी, है ना, और जो वेट होता होगा ऐसे दोस्तों, जिसको हम लोड के नाम से जानते हैं। तो वो लोग जो जिम में जाते हैं वो ऐसे लिफ्ट करते हैं। तो जो इसी को जो
प्रोसेस होती है जो ये पुली के अंदर आती है। जैसे ये लीवर के अंदर आता है, ये पुली के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या बोल रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर्स इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, है ना, जल विद्युत बांध में होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। जैसे ये आपको एक पूरा प्रोसेस दिख रहा होगा कि जैसे हम डैम देखते हैं बड़े बड़े, है ना, जैसे हमारा जो एमपी में देवलोंद है, वहाँ पास बाणसागर डैम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्रोसेस होती है पूरी, हर डैम का प्रोसेस एक ही रहता है, क्योंकि एक साइड पूरा पानी रहता है ना, एक साइड पूरा सिस्टम सेट रहता है जिसमें से जनरेटर रहता है, पावर हाउस रहता है और सभी चीजें रहती हैं, और एक साइड से इनटेक होता है और फिर उसी चैनल के माध्यम से पानी आता जाता रहता है। तो दोस्तों जो यहाँ पास पानी स्टोर है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आती है ना। ये भी एक फिजिक्स का ही टॉपिक है, पावर, वर्क, एनर्जी, पावर का। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर है। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अगर ये स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और जो भी ये जो टरबाइन होती है, जो मोटर होती है, अगर ये चलती है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन ये क्या होगा दोस्तों कि जो जल विद्युत बांध में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब मूव ऑन करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी फर्दर कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पानी एक जगह रुका हुआ है, फिर जब हम पानी को छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव ऑन करने लगती है चीजें। जब मूव ऑन करने लगती है तो मोटर जो उसकी होती है, टरबाइन जो होती है, वो घूमने लगती है। जब मोटर घूमने लगती है तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है 20th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार का चार्ज होता है। दोस्तों आप सभी इसका सही आंसर बताएं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्यों होगा दोस्तों, ये एक फिजिक्स का केमिस्ट्री का टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों जो थॉमसन थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप बता सकते हैं कि कब की थी? उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो खोज है 1897 में की थी। तो जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो चार्ज है, उन्होंने डिसाइड किया था कि 1.6 इंटू 10 की रिवर्स 19 कूलॉम, है ना। और इसका जो मास होता है दोस्तों, मास हम डिस्कस कर लेंगे कि 9.109 इंटू 10 की पावर -19 kg। और ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब में किया गया था दोस्तों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी इशू आ रहा है या फिर कोई भी आपको समस्या आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हर एक कमेंट बॉक्स को देखते हैं दोस्तों, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में कोशिश करते हैं। आपका जो एक होमवर्क है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें से पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की गुण कौन सा, इनमें से कौन सा है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। आप अगर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे तो आपकी जो स्क्रीनशॉट है कमेंट बॉक्स में, है ना, तो उसकी स्क्रीनशॉट हम अपनी स्क्रीन पर लगाएंगे, जिससे ये पता चलते रहेगा दोस्तों कि कौन पढ़ने वाला है और कौन नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी अब आ चुकी है, प्रॉपर डेट अनाउंस हो चुका है ईएसबी के द्वारा, और प्रॉपर तैयारी करना शुरू लग जाइए, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।